वेलकम स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल लामा चौड़ हल्द्वानी से आज आपके लिए कक्षा 10 का गद्य खंड पाठ 12 लखनवी अंदाज लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके लेखक हैं यशपाल। यानी कि ये जो पाठ है ये यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों चलते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा यशपाल जी का जीवन परिचय यानी कि उनके जन्म से संबंधित कुछ चीज़ें और उनके जीवन परिचय को थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। आप सभी अपनी बुक में भी उनका जीवन परिचय देख सकते हैं। तो यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। यानी कि स्वाधीनता आज़ादी के एक सच्चे सिपाही रहे हैं ये, क्योंकि इनको स्वतंत्रता सेनानी के साथ काम करना बहुत पसंद था और ये उनसे जुड़े हुए थे। तो इसके कारण ये कई बार जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई और 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं, यानी कि राजनीति संबंधी समाज में जो तरह तरह की विषमताएं हैं, जो बुराइयां हैं और जो रूढ़ियां हैं हमारे समाज की, उन पर इन्होंने ये रचना की है। इनकी कहानी संग्रह में ज्ञानदान कहानियां भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है, जिनमें ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। इनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। एक उपन्यास इन्होंने लिखा झूठा सच। वो झूठा सच जो उपन्यास है वो भारत विभाजन जब हमारा हुआ तो उसकी त्रासदी का एक मार्मिक दस्तावेज, यानी कि भारत का विभाजन जब हुआ उसके बारे में उस उपन्यास में उन्होंने लिखा है। अमिता दिव्या पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो इस तरह यशपाल जी का जीवन परिचय आपने देखा। यूँ तो यशपाल जी एक का जो ये लखनवी अंदाज जो पाठ है ये व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती। एक व्यंग है इसमें, जिसमें एक लखनऊ के नवाब साहब बैठे हुए हैं और अपने लखनवी अंदाज को वो दिखाते हैं। तो इसमें परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। तो किस तरह से उन्होंने ये पाठ लिखा है और इसमें आप देखेंगे कि लेखक ने स्वयं अपनी यात्रा के दौरान किस प्रकार इस चैप्टर को लिखा है। तो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, यानी कि ट्रेन चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। अगर हम आराम से जाना चाहते हैं तो हमको जो सीट सेकंड क्लास की बुक करानी पड़ती है उसमें अधिक पैसा लगता है। दूर तो जाना नहीं था, लेखक कह रहे हैं मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना था। सेकंड क्लास में अगर मैं ट्रेन में टिकट ले रहा था तो उसका टिकट भी ज़्यादा था, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था। लेकिन मैंने एक कहानी लिखनी थी, तो अपनी कहानी को लिखने के लिए मुझे थोड़ा सोचना आवश्यक था, क्योंकि बिना सोच के, बिना तर्क शक्ति के हम कोई भी कहानी नहीं लिख सकते हैं, आप जानते हैं। तो इसी तरह लेखक भी क्या करते थे, जैसे ही वो प्रकृति में, अकेले में जो भी सोचते थे, जो भी उनको अपने आसपास जैसा भी दिखाई देता था उसको अपनी कहानी में लिख देते। तो वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि प्राकृतिक दृश्य देख लूँगा और उसके बाद इसीलिए मैंने सेकेंड
क्लास का टिकट लिया, यानी कि महंगा टिकट लिया, ताकि मुझे थोड़ा समय भी मिल जाए और मैं एकांत में खिड़की से बाहर होकर आराम से सोच सकूं। गाड़ी छूट रही थी, ट्रेन निकल पड़ी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई। उन्होंने कहा कि मैं सेकंड क्लास का एक डिब्बा था, मैंने सोचा कि ये खाली है, मैं दौड़कर उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। मैंने सोचा कि डिब्बे में कोई नहीं है, निर्जन मतलब, लेकिन वो डिब्बा निर्जन मतलब उसमें कोई नहीं था, ऐसा मैंने सोचा। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। मैंने देखा कि उसी सीट में, जिस सीट में मैं जा पहुंचा, वहां पर एक लखनऊ के नवाब साहब बड़े रौब से सीट पर बैठे हुए थे और उन्होंने एक सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी। पालती मारकर वो अपनी सुविधा के अनुसार बैठे थे, यानी कि दोनों पाँवों को ऊपर कर जब हम बैठते हैं तो उसको पालती मार के बैठना कहते हैं। तो वो पालती मार के आराम से उसमें बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और उन्होंने बहुत ही नवाबी अंदाज में 2 बढ़िया खीरे अपने बगल पर एक टावल, यानी कि एक तौलिए के ऊपर, उन्होंने साफ तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही मैं उस डिब्बे में गया, कह रहे लेखक, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नवाब साहब को मेरा डिब्बे में आना अच्छा नहीं लगा, यानी कि सीट पर चढ़ना मेरा अच्छा नहीं लगा। उनके चेहरे पर एक असंतोष का भाव दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। उन्होंने कहा, मैंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है यह भी कहानी लिखने के लिए एकांत चाहते हों। खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हूँ, कि या उनको ऐसा लगा कि मैं खीरा खा रहा हूँ, उनको कुछ संकोच हो रहा हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने उनके बैठने के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जैसे अगर आप के पास कोई आपका मित्र या कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो एकदम से हमें खुशी भी हो जाती है कि हमारा साथ हो गया, ये इस तरह से हम एकदम से वो हो जाते हैं। तो ऐसा उनके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, यानी कि उन्होंने एक नॉर्मल तरीके से उनसे वो रहे। उन्होंने ऐसा नहीं जताया कि उनके आने से उनको उत्सुकता हो रही है, कोई खुशी हो रही है। हमने भी उनके सामने ही की बर्थ बैठकर आत्मसम्मान में आंखें झुका ली। वो कह रहे हैं कि हमने भी आराम से उनका सम्मान सहित वहाँ पर बैठ गए और आंखें चुरा ली। ठाली, यानी आंखें चुरा ली मतलब हमने भी ज़्यादा उनसे मतलब नहीं रखा। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। वो कह रहे हैं कि जब मैं खाली बैठता हूँ तो उस टाइम मैं अपनी कल्पनाओं में खो जाता हूँ। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। उन्होंने कहा कि शायद नवाब साहब को कुछ मुझसे असंतोष हो रहा है कि ये आके यहाँ पर बैठ गए। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो, नवाब साहब ने सोचा हो कि मैं अकेले ही सवारी करूंगा, इसलिए उन्होंने टिकट ले लिया हो। और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब उन्होंने सोचा होगा कि मैंने अकेले बैठने के लिए खीरे खरीदे, अब मैं इनके सामने खीरे कैसे खाऊं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी कि हम बड़े उससे नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब ने कुछ देर खिड़की से बाहर को देखा और वो स्थिति को देख रहे थे। तो इस तरह से जब उन्होंने स्थिति को देखा तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, सेकंड क्लास का देखा। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। उन्होंने एकदम से उनको आदाब किया और कहा, क्या आप खीरा लेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब का एकदम से भाव परिवर्तन होना लेखक को अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। उन्होंने कहा कि शुक्रिया, आप अपना शौक फरमाइए। किबला शौक फरमाइए मतलब आप अपना शौक पूरा करें, मुझे नहीं लेना है, ऐसा उन्होंने लेखक ने जवाब दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। खीरों के नीचे जो तौलिया था उसको अपने सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर वो धोने लग गई। धोया और तौलिए से पोंछ लिया।
जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। उनका सारा सांप जो था वो निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते रखे। एक एक फाक उन्होंने काटी और बड़े सजावट के रूप में उन्होंने तौलिए पर रखे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। जो लखनऊ स्टेशन है उसके उनको खीरा कैसे रखा जाता है ये तरीका आता है। ग्राहक के लिए जीरा, नमक और पिसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरा की फाकों पर जीरा मिलाकर नमक, लाल मिर्च लगाया और बुरक दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी कि उन ऐसा लग रहा था कि वो खीरों में नमक लगा रहे हैं, उसमें जीरा लगा रहे हैं, तो उनके मुंह में पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे हैं कि मियाँ रईस बनते हैं। लेखक ने कहा कि नवाब साहब को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने को बहुत रईस दिखा रहे हो, अपने को बहुत अमीर दिखा रहे हैं। एक दिखावा है उनके अंदर, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब अपनी असलियत पर वो उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर उन्होंने कहा कि वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। एक बार फिर लेखक को उन्होंने बोला। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक कह रहे हैं कि उन खीरों को देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेकिन वो पहले ही इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उन्होंने कहा जब मैंने एक बार पहले मना कर दिया तो अब खीरा लेने में कोई फायदा नहीं है। उत्तर दिया शुक्रिया। उन्होंने उत्तर दिया शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं है, यानी कि इस टाइम मेरी इच्छा नहीं है। तलब मतलब किसी चीज़ की इच्छा होना, तो इस टाइम मेरी इच्छा नहीं है। मैदा भी जरा कमज़ोर है और मैदा भी कमज़ोर है। किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने शतरण आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके मूंद, यानी कि अपने एक फाक उन्होंने उठाई और वो अपने वहाँ पर ले गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, थोड़ा चखा और उस खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक देते। अब बार बार वो क्या कर रहे थे, एक एक टुकड़े को उठा रहे थे और सूंघ कर उसको फेंक दे रहे थे। मतलब वो अपने आप को ये दिखा रहे थे कि मैं एक लखनऊ का बहुत बड़ा नवाब, यानी कि बहुत जैसे हम कहते हैं ना दिखावा करना। आदमी एक मैं रईस हूँ करके भी आदमी दिखावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे में बहुत अहम है या मेरे में बहुत पैसा है। कुछ आदमियों का जो तरीका होता है वो दिखावा करने का भी होता है। कुछ आदमी आपने देखे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, दौलत होती है, शोहरत होती है, नाम होता है, लेकिन उनको देखकर आप ये भी नहीं कह सकते हो कि उनके पास इतनी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दिखावा नहीं होता। यहाँ पर लेखक ने देखा कि जो लखनऊ के नवाब साहब हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखावा है। वो इतना अपने को दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने खीरे काटे, फिर छीले, फिर उन्होंने नमक मिर्च बुरका, फिर उनको खाने के लिए कहा। फिर जब उनके खाने की बारी आई तो उन्होंने सूंघ कर उनको बाहर फेंक दिया। यानी कि वो दिखाना चाह रहे थे कि मैं इतना रईस हूँ कि मैं खाने का इतना वो हूँ शौकीन कि मैं सूंघ कर चीज़ों को बाहर फेंक देता हूँ। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ दिए। अब उन्होंने क्या करा, खीरों को बाहर फेंका, फिर अपने हाथ तौलिए से पोंछ दिए। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया और बहुत गर्व से उन्होंने लेखक की ओर देखा कि मैंने ऐसा किया। उन्होंने सोचा कि मैंने खीरों को सूंघ कर फेंक दिया, ये मैंने बहुत बड़ा काम किया। मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका, यानी कि उनके तरीके से ऐसा लग रहा था। लेखक कह रहे हैं कि उनके तरीकों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दिखाना चाह रहे हो कि मैं कोई खानदान का रईस हूँ। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। नवाब साहब खीरे की तैयारी कर पूरा इस्तेमाल कर फिर थक कर लेट गए। फिर उन्होंने आराम से वहाँ पर
अपना लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहलीज, नफाजत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीज तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक कह रहे हैं, मैंने अपने मन से ये सवाल पूछा कि क्या ऐसी तृप्ति से भी उदर की तृप्ति हो सकती है, यानी कि ऐसा करने से भी हमारी जो हमारा मन ललचाया हुआ था, क्या हमारा जो पेट है उसकी उधर मतलब पेट, हमारे पेट की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब नवाब साहब ने बहुत बड़ी डकार मारी। उनको ऐसा लगा कि मैंने सूंघ कर ही अपना पेट भर लिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। यानी कि उन नवाब साहब को देखकर लेखक को अपनी नई कहानी का लेखक मिल गया। यानी कि उसके बाद लेखक ने क्या करा, उन्हीं पर अपनी कहानी लिख दी। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यहाँ पर लेखक की जो स्मरण शक्ति है वो जाग गई और नवाब साहब को देखकर उनको ऐसा लगा, जब बिना सुगंध के खीरे की सुगंध और स्वाद से ही आदमी का कल्पना से ही पेट में डकार आ जाती है, तो बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के भी एक लेखक अच्छी कहानी लिख सकता है। तो इस तरह लेखक का उस यात्रा को करना सफल हुआ। यानी कि नवाब साहब को देखकर उनको ऐसा लगा कि नई कहानी बन सकती है। ठीक है, अब इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ आप अपनी बुक में देखिएगा, फिर भी मैं एक बार आपको इन कठिन शब्दों को बताऊंगी। मुफस्सिल एक शब्द है, इसमें केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। सफेद पोश, भद्र व्यक्ति, सफेद पोश मतलब एक भद्र व्यक्ति। किफायत, मितव्ययिता या समझदारी से उपयोग करना, किफायत। आदाब अर्ज, जैसे हमारे यहाँ नमस्कार कहते हैं, प्रणाम कहते हैं। अभिवादन का एक ढंग होता है, आदाब अर्ज, अभिवादन का एक ढंग। जैसे आप अपने यहाँ नमस्कार कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, तो वही चीज़ है। गुमान, भ्रम, किसी चीज़ का भ्रम हो जाना। एहतियात, सावधानी, एहतियात बरतना, किसी चीज़ पर सावधानी बरतना। बुरक देना यानी कि छिड़क देना। स्फुरण, भड़कना या हिलना। प्लावित, पानी भरा जाना या पानी भर जाना। पनियाती, रसीली। मेदा, अमाशय। तस्लीम, सम्मान से। सिर खम करना, सिर झुकाना। तहजीब, शिष्टता, आदर, शिष्टता। नफासत, स्वच्छता। नफीज, बढ़िया। शकील, आसानी से न पचने वाला, जो चीज़ हमको आसानी से नहीं पचती है उसको शकील कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको पाठ 12 लखनवी अंदाज यशपाल जी द्वारा लिखा गया ये पाठ पढ़ाया। आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। आप ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो के आधार पर ही आप प्रश्न उत्तर का अभ्यास भी करेंगे, क्योंकि जब तक आप पाठ की समरी नहीं जानेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर। पाठ को पढ़ने के बाद इस पाठ में कुछ आपके पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, जिनको मैं आपको एक बार पढ़ के बताऊंगी और आप अपनी कॉपी में इन प्रश्न उत्तरों को करेंगे। पीडीएफ के माध्यम से भी मैं आप लोगों को पीपीटी और पीडीएफ के माध्यम से भी आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। आप अपनी सोच के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। यानी कि लेखक, मैंने अभी आपको पढ़ाया, लेखक के ऐसे कौन से हाव भाव से जिससे ये महसूस हुआ लेखक को, नवाब साहब के ऐसे कौन से हाव भाव थे कि वह उनको तनिक भी उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। तो आपको पता है इसका उत्तर आप लिखेंगे कि लेखक की गाड़ी क्या रही थी, छूट रही थी। तो लेखक जरा दौड़कर जब सेकंड क्लास में गए तो एक डिब्बे में जाकर बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि जो उसमें लखनवी अंदाज का एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो आंखों में एकांत चिंतन में असंतोष, उनकी जो चेहरा था उसमें उनको असंतोष दिखाई दिया। इसलिए उनको क्या हुआ,
थोड़ा सा ये लगा कि शायद नवाब साहब ने लेखक से संगति में जरा भी रुचि न दिखाई, यानी कि संगति में, यानी कि वह उनके साथ उनको अच्छा न लगा, ऐसा उनके चेहरे पर हाव भाव दिखाई दी। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। आप अपने शब्दों के माध्यम से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। आपने देखा कि नवाब साहब ने पहले खीरे को काटा, फिर उन्होंने उसमें नमक मिर्च बुरका, फिर उन्होंने उसको सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? आपको क्या लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था कि नवाब साहब के अंदर क्या था, एक दिखावापन था, वो अपने आप को रईस दिखाना चाह रहे थे। तो नवाब साहब ने ऐसा अपनी अमीरी और नवाबी तबीयत को दर्शाने के लिए ऐसा किया कि मैं अमीर हूँ और मुझ में नवाबों की पूरे तबीयत मतलब पूरा गुण है, तो ऐसा होगा। ऐसा करने से प्रकट होता है कि नवाब साहब का स्वभाव सनकी था, मतलब इस सनक, जैसे आदमी कभी कुछ और अचानक कुछ कर देता है, तो इस तरह से उनका स्वभाव था। वे बलपूर्वक स्वयं को नवाबी तबीयत का लेखक के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। तो वह क्या करना चाहते थे? लेखक के सामने स्वयं को रईस और अपने को एक नवाबी अंदाज में दिखाना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने उस खीरे को काटा, फिर उसमें नमक मिर्च बुरका, फिर उसको सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। कहने का मतलब यह है कि एक दिखावा उनके अंदर था, एक रईसपना दिखा रहे थे वो कि मैं रईस हूँ, मुझ में नवाबों की सारी वो है। तो इस तरह से अपने को दिखाने के लिए उन्होंने ये सब किया। अगला प्रश्न आपके उसमें है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार में आप कहाँ तक सहमत हैं? अंत में जब आपने देखा कि लेखक को लगा कि जब सूंघकर किसी चीज़ को सूंघकर चखकर ही उसकी सुगंध से ही आदमी की तृप्ति हो जाती है उधर की, तो क्यों ना बिना पात्रों के, बिना कहानी के भी एक कहानी लिखी जा सकती है। तो इस तरह से बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी नहीं लिखी जा सकती है। यशपाल जी तो केवल ऐसा नवाब के रेखा चित्र को स्पष्ट करते हुए कहा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जैसा उन्होंने नवाब साहब में देखा उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि कहानी लिखी जा सकती है। अगला प्रश्न आपके उसमें होगा, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? आप इसको लखनवी अंदाज कहें या नवाबी अंदाज कहें? आप इसको नवाबी अंदाज भी नाम दे सकते हैं। अगला आपके उसमें जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसमें रचना और अभिव्यक्ति वाले भी कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे पहला इसमें है, किन किन चीज़ों का रसायन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं? इसको आप स्वयं कर सकते हैं कि आप अपने अनुभूति के लिए क्या क्या रसा साधन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यशपाल जी ने लखनवी अंदाज में क्या विचार रखे हैं? एक प्रश्न इसमें यह भी आता है कभी कभी आपके एग्जाम में कि यशपाल जी ने लखनवी अंदाज में क्या विचार रखे हैं। वैसे तो यशपाल जी लखनवी अंदाज नामक व्यंग यह सिद्ध करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, पर एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को अवश्य पढ़ा जा सकता है। यशपाल जी उस पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग करते हैं जो वास्तविकता से हटकर बनावटी जीवन शैली, यानी कि इस पाठ को लिखने का जो मुख्य कारण है वो है बनावटी जीवन शैली। तो इस तरह से ये पूरा पाठ मैंने आपको पढ़ाया, इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको बता दिए हैं और इसके शब्दार्थ भी मैंने आपको बता दिए। तो आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर मैं पीपीटी और के माध्यम से आपको भेजूंगी। आप अपनी कॉपी में स्वच्छ और साफ काम करेंगे और आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको अगला पाठ लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगी और आशा है कि आपने इस पाठ को आप समझेंगे और ध्यान से आप इसको करेंगे, क्योंकि जब आप पाठ की समरी समझेंगे तभी आपको प्रश्न उत्तर भी आसानी से समझ में आएंगे। पाठ की समरी अगर आपको आ गई तो आप आराम से उसके प्रश्न उत्तरों को कर सकते हैं। तो आपने पाठ की समरी अवश्य देखनी, यानी कि एक बार मैंने आपको जो ये
पाठ पढ़ाया है आप मेरा वीडियो अवश्य देखेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने के बाद आप सभी के पास अपनी अपनी बुकें हैं, आप एक बार स्वयं से इस चैप्टर को रीड करेंगे, क्योंकि जब आप इसको रीड करेंगे तभी आपको भी समझ में आएगा। तो इस तरह से ये आपने देखे, मैंने आपको बताया कि आप लोगों को पाठ की समरी अवश्य आनी चाहिए। समरी के आधार पर अगर आपको समरी आएगी तो आपके एग्ज़ाम में कुछ पद्यांश यानी कि कुछ गद्यांश भी आपसे पूछे जाते हैं। पद्य में आपसे पद्यांश पूछे जाते हैं और गद्य में आपसे गद्यांश पूछे जाते हैं। तो इसमें भी कई बार परीक्षा में गद्यांश पूछा गया है, जैसे मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार, ये वाला आपका पैराग्राफ आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जब आपको इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो इससे तो बहुत सारे प्रश्न भी आपके बन सकते हैं, यानी कि पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो छोटे छोटे प्रश्न भी आपको इसमें मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न होगा, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन क्यों फुंकार रही थी? तो वो चलने के लिए क्या थी? उतावली थी। सेकंड क्लास में दाम अधिक क्यों लगते हैं? सेकंड क्लास में आराम से जाने के लिए सुविधा होती है, इसलिए दाम अधिक लगते हैं। तो जो गद्यांश होते हैं उन पर आधारित भी प्रश्न उत्तर, यानी कि पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर जो मैंने अभी आपको आपकी बुक से आधारित प्रश्न उत्तर बताए, उनके अलावा आपके गद्यांश पे आधारित प्रश्न उत्तर भी पूछे जाते हैं। एक गद्यांश आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और उस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपको दिए जाएंगे जिनको आपने करना होता है, यानी कि ऊपर से आपको देना होता है। मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको पद्यांश भी भेजे हैं और गद्यांश भी भेजे हैं, तो उन पर आधारित प्रश्न उत्तर भी आपको करने होते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि केवल पाठ पर आधारित ही नहीं, बल्कि आपकी बुक पे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उन्हीं पर नहीं, बल्कि आपको जो आपके गद्यांश हैं उन पर आधारित प्रश्न उत्तरों की भी आपने अपने घर में प्रैक्टिस करती रहनी है। यानी कि आपने प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर को पढ़ना है, उसमें से कई सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर आपके बनेंगे। प्रश्न आप बनाइए और उनके छोटे छोटे आंसर आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपको इस पाठ की समरी, इस पाठ के शब्दार्थ, इस पाठ की रचना के जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय और गद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपने करने हैं। तो इस तरह से आपका ये जो पाठ है ये पूरा होता है। और जो अगली वीडियो है उसमें मैं आपको नया पाठ लेकर, पद्यांश का जो नया चैप्टर आपका है उसको लेकर प्रस्तुत होंगी। आप लोगों ने अपनी कॉपी में शार्प काम करना है और अच्छा और स्वच्छ कार्य करना है। और अगर पाठ को समझने के लिए वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। तो अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर लेकर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।